नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम खान सर का जो क्लासरूम नोट्स है पॉलिटी का, उस नोट्स को हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व कर रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के प्रश्न इस वीडियो में रहेंगे दोस्तों। और इससे पहले जो है हमने 7 टॉपिक का वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ खान सर पॉलिटी प्लेलिस्ट के नाम से एक लिस्ट मिलेगा, आप वहाँ से जाके हर एक वीडियो को क्रमागत से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर बात करते हैं यह जो नोट्स है इसका पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं सुप्रीम कोर्ट से। देखिए, इसमें पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है। भारत में जो न्यायिक प्रक्रिया है वह किस पर आधारित है? संविधान पर आधारित है, नियमित कानून की उचित प्रक्रिया है, या फिर परंपरा पर आधारित है, या कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। तो भारत में जो न्यायिक प्रणाली है दोस्तों वह एकल एकीकृत प्रणाली है। एकल एकीकृत प्रणाली ऑप्शन ई में जो है दिया नहीं गया है, तो इनमें से क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, अर्थात सुप्रीम कोर्ट के तहत कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन ई वाला हो जाएगा। एकल एकीकृत प्रणाली होती है जो भारत में न्यायिक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि उद्योग के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि उद्योग के अध्यक्ष कौन थे? न्यायाधीश जे.एल. कपूर थे, या न्यायाधीश वी.के. सुंदरम थे, न्यायाधीश टी.वी. या वेंकटराम थे, या फिर श्री एम.सी. सेतलवाद थे, या इनमें से कोई नहीं। कह रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि उद्योग के अध्यक्ष जो थे दोस्तों, यह थे श्री एम.सी. सेतलवाद थे। कौन थे? श्री एम.सी. सेतलवाद। ऑप्शन डी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न है, आपके सामने पूछा गया है कि पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने जुलाई 2019 में बिहार के राज्यपाल के रूप में श्री फागू चौहान को पद की शपथ दिलाई थी। जब फागू चौहान बिहार के राज्यपाल बने थे तो उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे, यह हमसे पूछा जा रहा है। माननीय मुकेश साह थे, माननीय ए.पी. शाही थे, या फिर माननीय रेखा मनहर लाल दोषी थे, या फिर माननीय दीपक अधिक थे। तो आप कहेंगे जब श्री फागू चौहान को राज्यपाल की शपथ दिलाई गई थी तो उस समय जो मुख्य न्यायाधीश थे माननीय ए.पी. शाही थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, देखिए चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर देते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वह अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, विधि मंत्री को, या भारत के महान्यायवादी को। तो आप कहेंगे सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वह अपना त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को सौंपते हैं। ऑप्शन ए वाले में दिया गया है, तो ए वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, 5वां नंबर आपसे पूछा गया है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकपाल, या इनमें से कोई नहीं। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की जाती है वह राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन सीजीआई के सलाह पर जो है राष्ट्रपति करते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए पूछा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या होती है? उनकी एज क्या होती है दोस्तों रिटायर होने की? 60 वर्ष, 62, 65, या फिर 70 वर्ष। तो आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनके रिटायर होने की उम्र होती है 65 वर्ष। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। देखिए अगला प्रश्न है, 7वां आपसे पूछा गया है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा एक कथन सही नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था,
यह सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है। तीसरा ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। चौथा ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई करता है। देखिए प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कथन एक सही नहीं है, एक सही नहीं है यह हमसे पूछा गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन हुआ था 1950 में हुआ था, यह बात बिल्कुल सही है। दूसरी बात कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है, यह भी बात सही कही गई है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई करता है, नहीं। सुप्रीम कोर्ट जो है कोर्ट मार्शल के भी न्यायालय अदालतों की सुनवाई करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला जो है गलत बताया गया है। बाकी चौथे में कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ साथ अन्य भी न्यायालयों की अदालत की सुनवाई करता है, तो डी वाला भी हमारा सही हो जाएगा। तो इसमें गलत कौन सा बताया गया है, तो आप कहेंगे सी वाला जो है गलत बताया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 8वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में चलित न्यायालय किनका मानस पुत्र था। मतलब चलित न्यायालय की स्थापना कौन व्यक्ति किए थे, न्यायमूर्ति भगवती जी किए थे, श्री राजीव गांधी किए थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम किए थे या श्रीमती प्रतिभा पाटिल की थी। तो चलित न्यायालय की स्थापना जो किए थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम किए थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। चलिए 9वां प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है। जो उच्च न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनके जजों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसको प्राप्त है, प्रधानमंत्री को है, राष्ट्रपति को है, संसद को है या फिर विधि मंत्री को है। तो आप कहेंगे जजों की संख्या में वृद्धि करना है तो राष्ट्रपति कर सकते हैं, ऑप्शन बी वाले में दिया है, तो बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। पूछा जा रहा है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तभी हमने ऊपर वाले प्रश्नों में पढ़ के आया है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है यह है कि सर्वोच्च न्यायालय, क्या अर्थ है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय को सभी प्रकरणों पर अंतिम अधिकार प्राप्त है या फिर राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है या फिर उच्च न्यायालयों द्वारा निर्मित प्रकरणों की समालोचना कर सकता है, या डी ऑप्शन कह रहा है किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है क्या कर सकता है दोस्तों, तो आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट जो है किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। ठीक है, हाई कोर्ट के कानून को जो है अवैध घोषित कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। अगला प्रश्न है, देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से उच्च न्यायालयों में से कौन से एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है। कौन सा हाई कोर्ट जो है वह एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है, इलाहाबाद, दिल्ली, गुवाहाटी या फिर महाराष्ट्र। तो आप कहेंगे गुवाहाटी का जो हाई कोर्ट है यह कितने राज्यों का जो है इसमें मामला देखा जाता है, तो आप कहेंगे गुवाहाटी असम, एक तो असम का देखा जाता है, दूसरा आपके नागालैंड का देखा जाता है, तीसरा आप मिजोरम, चौथा जो है अरुणाचल प्रदेश का भी मामला इसी में देखा जाता है। तो गुवाहाटी जो है कितने राज्यों का मामला देखता है, तो आप कहेंगे 4 राज्यों का। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है जनहित याचिका की धारणा किस देश से उत्पन्न हुई है। जो जनहित याचिका की धारणा है वह किस देश से ली गई है, तो आप कहेंगे जनहित याचिका की बात की जा रही है तो यह अमेरिका से लिया गया है। तो अमेरिका गणराज्य ऑप्शन जो है डी में दिया गया है। देखिए 15-14 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि किस उच्च न्यायालय के आधिकारिक संवाद में दलित शब्द का प्रयोग पर पाबंदी लगाई गई है। दलित शब्द का प्रयोग पर पाबंदी लगाई है, कहाँ के हाई कोर्ट में लगाया गया है दोस्तों, तो दलित शब्द पर जो पाबंदी लगाई है यह मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने लगाई गई है। ठीक है, ऑप्शन डी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। देखिए 15 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि भारत में सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही बताया गया है, इसका केवल मूल क्षेत्राधिकार है
इसका केवल अपीलीय क्षेत्राधिकार है, या सी वाला कह रहा है इसका केवल परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार है, डी वाला कह रहा है इसका मूल अपीली और परामर्श संबंधित क्षेत्र है। तो आप कहेंगे जो सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में कथन सही कहा गया है, यह सबसे अच्छा कथन जो है डी वाली बात सही कही गई है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी वाला सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि उच्च श्रृंखल कानून कोई कानून नहीं है। भारत के सुप्रीम कोर्ट न्यायालय ने किस मामले पर इस संबंध में सपुष्ट किया है। किस मामले में सपुष्ट किया है, तो आप कहेंगे मेनका केस जो था, मेनका गांधी केस था, इसमें स्पष्ट किया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए कह रहा है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई थी, 1905 में, 1911, 1914 या फिर 1916 में। तो आप कहेंगे पटना हाई कोर्ट की स्थापना जो है 1916 में की गई थी। ऑप्शन डी वाला यहाँ बिल्कुल सही है। 18 नंबर का प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पद खाली होने की स्थिति में जो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेगा वह कौन होता है। अगर राष्ट्रपति का पद खाली है या उपराष्ट्रपति के पद खाली होने पर जो है राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करते हैं दोस्तों, तो आप कहेंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। ऑप्शन डी वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि मुख्य न्यायमूर्तियों में सम्मेलन में पारित संकल्प के प्रचलन के अनुसार सामान्यतः कितने वर्षों की आयु के बाद सर्वोच्च न्यायालय में किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। कितने वर्षों के लिए की जाती है दोस्तों, तो आप कहेंगे 55 वर्ष के रहेंगे तो आप की जाएगी और 65 वर्ष पे आपको रिटायर कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है इनमें से कौन सा कथन जो है सही बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए शपथ या प्रतिज्ञापन का प्रारूप वही है जो भारत के राष्ट्रपति के लिए है। नहीं, यह बात गलत है। दूसरा कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आय आयकर से मुक्त होती है। नहीं। कह रहा है सी वाला कि यदि कभी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की गणपूर्ति ना हो तो तदर्थ आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। यह बातें बिल्कुल सही कही गई हैं। ठीक है, ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए मिलान करना है कि अनुच्छेद 215 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 215 में जो बताया गया है दोस्तों, ये इसमें बताया गया है उच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय होना है। किसमें, 215 में बताया गया है जो हाई कोर्ट के उच्च अभिलेख न्यायालय होगा। किसके साथ जाएगा, चौथे के साथ। और 222 अनुच्छेद में क्या बताया गया है, 222 में बताया गया है किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय। ऑप्शन किसके साथ जाएगा, तो पहले का चौथा होगा, दूसरे का पहला। पहले का चौथा, दूसरे का पहला, केवल वाला ऑप्शन जो है ए वाले में दिया है, तो ए वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए आज का लास्ट प्रश्न कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किन आधारों पर पद से हटाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जज को किन आधार पर जो है आप हटा सकते हैं। तो पहला है साबित कदाचार पर, या फिर असमर्थता पर, या तीसरा कह रहा है संविधान का अतिक्रमण करने पर। पूछा है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को किस आधार पर आप हटा सकते हैं, तो आप कहेंगे या तो साबित कदाचार हो जाए या फिर असमर्थता पे हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन सी वाले में दिया गया है, तो सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा प्रश्न जो है आज का यहीं समाप्त होता हुआ। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।